वेलकम टू सक्सेस पाथ ऑनलाइन। सक्सेस पाथ ऑनलाइन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास नंबर 3 है। पहला सब्जेक्ट मैंने पॉलिटी उठाया हुआ है और ये इसकी क्लास नंबर 3 है। ये मेरा बायो है और हमारी टीम का। आगे क्लास शुरू करते हैं। आज हम भाग 1 देखेंगे और इसके अनुवाद जो भी टॉपिक है वो देखेंगे। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। ठीक है। आर्टिकल 1 में संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। उसमें भारत को या इंडिया राज्यों का संघ ऐसा कहा गया है और जो पहली अनुसूची में राज्य क्षेत्र हैं वो सारे इसमें दिए गए हैं। ठीक है। आर्टिकल 2 में नए राज्यों के प्रवेश, स्थापना, ये सभी संसद के ऊपर छोड़ा गया हुआ है। संघ में नए राज्य के प्रवेश, स्थापना को करेगा संघ, ये कर सकता है, आपका संसद कर सकता है। फिर आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमाओं के नामों में परिवर्तन, ये सारा काम जो है ये भी संसद के हाथ में है। ठीक है। तो ये जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये राज्य का क्षेत्र हो, घटाना, बढ़ाना या सीमा परिवर्तन या नाम परिवर्तन होगा। और ये जो भी होंगे वो 368 के जो है संशोधन में नहीं माने जाते। ये इतना ही है इसमें। बस आगे देख लेते हैं। नागरिकता, दूसरा चैप्टर। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया था। आपको याद करना है 5 से लेकर 11 तक, पार्ट 2। उसके बाद नागरिकता के कई सारे अधिनियम पारित किए गए। अभी 2019 में भी एक अधिनियम आया था, एनआरसी एक्ट। ये सारे अभी तक पारित हुए 55, 86, 92, 2003, 2005, 2015। भारतीय इस अधिनियम के अनुसार जो है नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ये भी आपको याद करना है, 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पहला आपका हो गया जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण से, चौथा देशीकरण से और 5वां है आपका किसी नए भूभाग को अगर भारत सरकार ग्रहण करता है तो उसके जो क्षेत्र के निवासी होंगे वो भारतीय होंगे। ये 5 टाइप है जिसके आधार पर नागरिकता मिलती है। नागरिकता त्याग करने के भी कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया जाए जिस देश में एकल नागरिकता हो, नागरिकता का परित्याग करने पर अपने आप से छोड़ दिया जाए, भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। अगर भारत सरकार वंचित करती है इसके भी कई सारे रीजन होते हैं, जैसे आपने संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाया, संविधान का अपमान किया, युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता की, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त की, डॉक्यूमेंट में चोरी की, पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष में अगर सजा पा जाते हो आप ऐसी तो। बाकी 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में दिया हुआ है। छोटे एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है। बाकी जैसे 5 से 6 में दिया है पाकिस्तान से भारत को परिवर्जन करने वाले व्यक्तियों के बारे में। इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में बताया गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमन किया जाता है। ठीक है। तो इस भाग में पूर्वगामी बंधु कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित किसी अन्य संबंधित विषयों बंद करने की संसद की शक्ति को अल्पीकरण नहीं करेगी। नागरिकता संबंधी जो अधिकार है वो भी संसद के पास में है। अगला चैप्टर है संविधान की अनुसूची। कौन सी अनुसूची में क्या है? तो कुल 12 अनुसूची हैं। ठीक है। ये 12 अनुसूची आपको याद होनी चाहिए किसी भी फॉर्म में, क्योंकि इससे एक प्रश्न तो आता ही आता है, फिक्स है। जहाँ 10 क्वेश्चन अगर आते हैं पॉलिटी के तो एक प्रश्न आता है। आपके में 5 क्वेश्चन आएंगे फिर भी एक क्वेश्चन आप मान के चलिए, क्योंकि ये इजी है तो इसमें से प्रश्न पूछने की जो है तादाद होती है। संविधान की अनुसूची जो है कुल 12 है। पहली अनुसूची में संघ के घटक 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। 62वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को एनसीटी का दर्जा दिया गया था। और ये देखिए 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हटाकर राज्य विकसित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है। फिर 8 हो गए, दादर नागर हवेली को दमन दीव से जोड़ दिए ना। दूसरी अनुसूची में भारत के कुछ राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी से राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची हो गई। तीसरी अनुसूची में पद ग्रहण के समय जो शपथ का फॉर्मेट होता है वो दिया हुआ है, जैसे कि उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। राष्ट्रपति का इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फिर चौथी अनुसूची देख लो, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं तो कितने सदस्य कहाँ से होंगे, किस राज्य से, उसकी एक लिस्ट बनी हुई है, तो ये चौथी अनुसूची में दी गई है। पांचवी अनुसूची विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में है। तो जो अनुसूचित क्षेत्र राज्यों में होते हैं, जनजातीय क्षेत्र जो होते हैं, उनके प्रशासन के बारे में जो उल्लेख है वो पांचवी अनुसूची में दिया गया है। इसका एडवांस फॉर्मेट छठी अनुसूची में दिया गया है, जहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM जैसे 4 राज्यों के जो है जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है, प्रशासन कैसे होगा। अगला है आपका सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। और जब केंद्र और राज्य की शक्तियों के बारे में बताया जाता है तो इसमें 3 सूची रखी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची और संघ सूची और राज्य सूची, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। संविधान लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे और अभी कितने हैं, 100, ठीक है। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। यदि दोनों एक ही विषय पर कानून बना तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। और इस समय जब ये लागू हुआ था तो उसमें 66 विषय थे, अभी 61 विषय हैं। लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय में समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो संविधान के लागू होने पर इस समवर्ती सूची में 47 विषय थे, अभी 52 विषय हैं, ठीक है। आठवीं अनुसूची देख लीजिए। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भाषा संबंधित आठवीं अनुसूची है। मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 1967 में 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2004 में 92वां संविधान संशोधन हुआ। इसके माध्यम से मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और इस तरह से कुल 22 भाषाएं हो गईं। 9वीं अनुसूची में प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा ये जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इसमें 284 एक्ट हैं, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची में जो सब्जेक्ट डाल दिए जाते हैं उस पर जो है कोर्ट अपना जो है चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन कई केस ऐसे हैं जिसमें इसमें चुनौती की बात कही गई। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से ये जोड़ी गई थी। तो ये जो है आपको यहीं पे इसको याद कर लेना है। अगली है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को लीगलाइज किया गया। इसको 29 विषय दिए गए, ठीक है। फिर एक साल बाद नहीं कह सकते, बस उसी के बाद में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया 1993। इसके माध्यम से शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन जो संस्थाएं थीं उन्हें लीगलाइज किया गया, वैध बनाया गया और 18 विषय इन्हें प्रदान किए गए। नगर पालिका, नगर निगम,
जैसे संस्थाओं का गठन हुआ, छोटे शहरों और बड़े शहरों मिला के। और यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन जो होते हैं का प्रावधान किया गया। राज्य चुनाव आयोग को जिम्मेदारी दी गई कि वो पंचायती चुनाव और नगर पालिका चुनाव का प्रबंध करेगा। ठीक है, ये सारी 12वीं अनुसूची हो गई। और इसके साथ में इधर का टॉपिक एक टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। नागरिकता कंप्लीट हो गया, अनुसूची वाला कंप्लीट हो गया, संघराज्य क्षेत्र कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं रियासतों का एकीकरण। जो प्रोविंस थे उनका यूनाइटेशन कैसे हुआ था देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 542 रियासतें थीं। 539 रियासतों ने भारत में विलय कर लिया अपने आप से। 3 रियासत ऐसी जो नहीं आना चाहती थी। जूनागढ़ रियासत पाकिस्तान में जाना चाहती थी। जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया, जबकि उसका शासक पाकिस्तान भाग गया था। हैदराबाद रियासत पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में मिलाया गया। हैदराबाद का निजाम था, वो अपना खुद सत्ता चलाना चाहता था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तान की कबीलाई आक्रमण के कारण विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और अपनी रियासत को भारत में मिलाया। राजा हरि सिंह थे। ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों का देशी रियासतों के एकीकरण करके 4 प्रकार के राज्यों का गठन उन्होंने किया था। ए राज्य, ए प्रकार के राज्य, बी प्रकार के, सी प्रकार के, डी प्रकार के, ऐसे राज्य रखे गए थे। ए राज्यों में देशी रियासतों को ब्रिटिश भारत के पड़ोसी प्रांतों से मिलाकर गठन किया गया था। ए राज्यों में असम था, बिहार था, बम्बई था, मुंबई नहीं था, बम्बई था। मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इनकी संख्या कुल 10 थी और 10 राज्य थी ये। बी राज्य 275 देशी रियासतों की नई प्रशासनिक इकाई गठित करी गई थी और राज्य की श्रेणी प्रदान की गई थी। ये राज्य थे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत के मैसूर थे, पेप्सू थे, राजस्थान, सौराष्ट्र, कोचीन, इनकी संख्या 8 थी। सी राज्य में 61 देशी रियासतों को एकीकृत करके सी राज्य की श्रेणी में रखा गया। इसमें अजमेर था, बिलासपुर, भोपाल, कुरुग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश था, मणिपुर था, त्रिपुरा था, विंध्य प्रदेश, की संख्या 9 थी। और डी वाला राज्य था, उसमें केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह था जो डी श्रेणी में रखा गया था। ये भी खत्म। अब देखते हैं स्टेट काउंसिल, जो रीजनल काउंसिल क्या होती है। रीजनल काउंसिल क्या होती है। क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 में जो है इसका प्रावधान किया गया था। और वर्तमान में इस समय 5 परिषदें हैं भारत में। 5 परिषदों में उत्तर क्षेत्रीय परिषद है और मध्य क्षेत्रीय परिषद है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद में जम्मू कश्मीर आता है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ और दिल्ली। दूसरा मध्य क्षेत्रीय परिषद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तीसरा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली और दमन और दीव है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बात करें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी है। 5 क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त एक पूर्वोत्तर परिषद, क्योंकि इन 5 क्षेत्रीय परिषदों में जो है पूर्वोत्तर के राज्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। पूर्वोत्तर राज्य की जो सांस्कृतिक विविधता है वो काफ़ी अलग है। उसे बैलेंस करने के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन 1971 अधिनियम बनाकर किया गया। इसके अंतर्गत असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को शामिल किया गया। इनकी समस्या पर विचार किया भी जाता है। इसके अतिरिक्त 14 जुलाई सन 2000 को सिक्किम राज्य को पूर्वोत्तर परिषद में सम्मिलित कर लिया गया है। तो यहाँ हमने देखा कि 5 तो ऐसे हमने रीजनल काउंसिल बनाए हुए हैं। इसके अलावा रीजनली जोनल काउंसिल है, क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय है ना, रीजनल ही होगा।
तो ये क्षेत्रीय परिषद हमने बनाए हुए हैं और क्षेत्रीय परिषद हमने 5 बनाए हुए हैं। बाकी बचे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोत्तर परिषद बना हुआ है और पूर्वोत्तर परिषद के अतिरिक्त जो है सन 2000 में इन्होंने पूर्वोत्तर परिषद में ही सिक्किम को सम्मिलित कर लिया था। ये भी टॉपिक हो गया ख़त्म। अब देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, मूलाधिकार। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संविधान के तीसरे भाग में दिया गया है, वही दिया हुआ इसमें। और नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार का उल्लेख 12 से 35 तक दिया गया है, सेम ही लिखा हुआ है बार बार। देखिए जो इसके बदले गए ग्रुप किए गए हैं, ग्रुप वाइज किए गए हैं मौलिक अधिकार, उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में है। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 में सभी व्यक्तियों, चाहे वो देशी हो या विदेशी क्यों न हो, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में अधिकार दिए हुए हैं। अनुच्छेद 29 और 30 को सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार के रूप में स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 29 द्वारा दिया गया मूल अधिकार केवल भारतीय को प्राप्त है। 30 द्वारा प्रदत्त अधिकार जो है नागरिकों को, दोनों को प्राप्त, चाहे नागरिक भारतीय हों चाहे हों आपके विदेशी। तो कुछ अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। 5 अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, बाकी सभी नागरिकों। 15 में क्या दिया हुआ है आगे देख लेंगे, 16, 19, 29, 30। अब देख लेते हैं हम। और ये लिया कहाँ से गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। आप देखते हैं संविधान के ये देखिए मैंने लिखा जो ये पहले ही है कि जो है 15, 16, 19, 29, 30 मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। आपातकाल के समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा अन्य सभी मूल अधिकार को सस्पेंड कर सकता है। 15, 2, 17, 23, 24 यह मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध है। ठीक है, मूल अधिकारों को त्याग नहीं किया जा सकता है। ये जो है बेसिक रूप से अपने आप से मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मूल अधिकारों के बारे में। अब मूल अधिकार जो है, अगर इनकी परिभाषा आपसे पूछी जाए मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, तो वह व्यक्ति जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिसमें राज्य या किसी और संस्था द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, ये वैसे ही अधिकार हैं। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। अब ये हो गया आपका, इसका हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों का वर्गीकरण। 44वें संविधान संशोधन के पास होने से पहले संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा जाता था, परंतु संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बनाया गया और इस तरह से अब जो है कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 तक देखा था, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 तक, फिर है धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार 19, 30 और 30 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेदों की अगर बात करें तो 12 में तो परिभाषा दिया गया मूल अधिकार की, 13 में न्यायिक समीक्षा करने वाली विधियां या मूल अधिकारों में असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां 13 में दिया गया है। फिर आता है आपका समता का अधिकार 14 से 18 तक, तो अनुच्छेद 14 में दिया विधि की समझ समता। 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 17 में है अस्पृश्यता का अंत। 18 में है उपाधियों का अंत। 19 में है आपके
विचारों की स्वतंत्रता। 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। फिर उसके बाद है 22 में है दो सिद्धि संरक्षण तो हो गया ना। सॉरी दोस्तों, कन्वीनियंस के लिए रिग्रेट है और आवाज़ नहीं आ रही थी, अभी सब सही है। आर्टिकल 22 में दिया गया है कि बिना कारण बताए किसी को भी हम जो है गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, मतलब पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है बिना बताए हुए, और ये दिया हुआ है आपका आर्टिकल 22 में। फिर 23 और 24 है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जो 23 नंबर है उसमें जो मानव के दुर्व्यापार, मतलब खरीद फरोख्त और बालाश्रम का प्रतिषेध दिया गया है 23 में। 22 में तो दिया गया है बिना बताए किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता ना। कोई अपवाद है, इसका पोटा वगैरह है, वो मैं बताऊंगा आगे। फिर 23 में दिया गया है, यहाँ लिख देता हूँ, 23 में दिया गया है बालाश्रम, मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं ना, मानव दुर्व्यापार। ये है 23 में। 24 में है आपका जो बच्चे हैं उन्हें खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता ना। जो 14 साल से कम के बच्चे हैं, ये कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगा सकता। खतरनाक काम मीन्स मतलब होता है कि जो हजार्डस वर्क होगा, जिससे उन्हें नुकसान, जैसे खदान हो गया और जो आपके पटाखे वगैरह की फैक्ट्री होती है, बड़े बड़े जो कंपनियां होती हैं, यहाँ पे उन्हें नहीं लगाया जा सकता। ये 24 हो गया। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अंतःकरण की धर्म के रूप में बात मानने की, अबोध नहीं आबाद है ये। आचरण प्रसार करने की स्वतंत्रता है। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। मैनेजमेंट, जो ट्रस्ट होते हैं उनके मैनेजमेंट कैसे होंगे, आर्टिकल 26 में धार्मिक ट्रस्ट होते हैं ना। आर्टिकल 27 में विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। कोई विशिष्ट धर्म है उसको अगर वृद्धि करना है उसके बारे में करों में छूट मिलेगी। और आर्टिकल 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है, जैसे चर्च वगैरह हो गया या फिर मस्जिद वगैरह हो गया, मंदिर वगैरह हो गया, उपासना की स्वतंत्रता है। और उसके बाद फिर 29 और 30 आता है। 29 और 30 में जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं, एजुकेशन रिलेटेड अधिकार दिए गए हैं जो है आपके। और 21A में भी दिया गया था ना, 21A में शिक्षा के बारे में दिया गया था। तो देखेंगे आगे, हम सारा कुछ पढ़ेंगे। शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था ना, जीने के अधिकार में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। और 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है, ठीक है। 30 में 31 संपत्ति वाला अधिकार था और इसको जो है बाद में निश्चित किया गया 44th अमेंडमेंट में, ठीक है, और कानूनी अधिकार बनाया गया। इसके बाद आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो ये आर्टिकल 32 में दिया गया है कि अगर मूल अधिकार के परिवर्तन नहीं, जैसे 31 तक तो हमारा ये था, 31 निश्चित हो गया, 30 तक की कुल मिला के अभी जो वर्तमान में मूल अधिकार कार्यरत हैं। फिर 32 आता है। 32 में मूल अधिकारों के लिए
कानूनी अधिकार दिए गए हैं। अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो कानूनी अधिकार कैसे इस्तेमाल होंगे इनके बारे में बताया गया है। तो जिसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है, ये याद कर लेना आप हैं। फिर ये अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में दिया गया है और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए किसी भी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकती है और रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकती, ठीक है। जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा सामान्य कानूनी अधिकार के लिए भी सिर्फ अपने राज्य के व्यक्ति और अपने क्षेत्र के राज्य रिट न्याय क्षेत्र को नकार सकती है। कहने मतलब ये कि जो उच्चतम न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो केवल मूल अधिकारों से संबंधित जो भी रिट होगी जारी करेगी। जबकि उच्चतम न्यायालय जो उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट दोनों तरह के रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाई कोर्ट की जो पावर ज़्यादा है। तो ये रिट कितने प्रकार की होती हैं? ये भी 5 प्रकार की हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके अंतर्गत है कि शरीर प्राप्त करना। यह रिट आदेश के रूप में है और इसमें उस व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है उसे आदेश दिया जाता है कि वह उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे। मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर कानूनी या गैर कानूनी ढंग से जो है बंदी बनाया जाता है तो उसे निश्चित समय के अंदर जो है जज के पास प्रस्तुत करना होता है। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये उसका मूल अधिकार है। अगर उसे नहीं प्रस्तुत किया जाता तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की पास अप्लाई कर सकता है, लेकिन कुछ प्रावधानों में इसे जो है रोका गया है। ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। आर्टिकल 352 के तहत ये सस्पेंड हो जाता है। दूसरा परम आदेश, मैंडेमस कहते हैं। मैंडेमस इसको आपको इंग्लिश में भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें इंग्लिश में ही पूछा जाता है, हिंदी में नहीं पूछा जाता है। शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं या उपचार न्याय के विवेक के अधीन जिसमें किसी लोक अपराधिकारी को यह संबोधित किया जाता है कि उसे यह अपेक्षा है कि वह सार्वजनिक कर्तव्य करे जिसे करने के लिए उसने इनकार किया है और किसी अन्य पर्याप्त विधिक उपचार के बिना नहीं कराया जा सकता। परम आदेश का मतलब एक ऐसा आदेश है जो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को, गवर्नमेंट जो है इंस्टीट्यूशन को जारी किया जाता है कि जो उसका कार्य हो उसे सही ढंग से करे, अगर नहीं करता तो उसका स्पष्टीकरण करे। प्रतिषेध, इसको प्रोविशन कहते हैं। इसका अर्थ है रोकना। किसी भी जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या न्यायिक जो बॉडीज़ होती हैं, निकाय होते हैं, उन्हें अपने जुडिशियल एरिया न्याय क्षेत्र की अधिकारिता से इतर कुछ कार्यों को रोकने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। प्रतिषेध और परमादेश में जो अंतर है वो यही है कि परमादेश कुछ करने का समादेश करती है कि करो, जबकि प्रतिषेध उसे रोक देती है। अगला है और उत्प्रेषण, इसे सर्टिरोरी कहते हैं। सर्टिरोरी जिक शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे किसी वरिष्ठ सीनियर जो जुडिशियल बॉडी होगी, न्यायालय होगा, उसके द्वारा जो आपका जूनियर होगा, अधीनस्थ न्यायालय होगा, को न्यायिक निकायों को तब जारी किया जाता है जब इस बात का संशय होता है कि न्यायालय अपने अधिकारिता क्षेत्र के बाहर जाके निर्णय देता है, ठीक है। तो इसलिए जो है उत्प्रेषण को जारी किया जाता है। यह निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विरुद्ध है तो भी इसके जो सब जुडिशियल होता है, न्यायिक निकाय होता है नीचे वाला, ठीक है, वरिष्ठ न्यायालय जो है इसे जारी करता है। परमादेश जो होता है न्यायिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी दोनों के विरुद्ध उपलब्ध होता है, जबकि प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिटें जो होती हैं केवल न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध होती हैं। ये अंतर दिया हुआ है परमादेश, उत्प्रेषण और जो है प्रतिषेध के बीच में। जो परमादेश होता है वो कोई जुडिशियल ऑफिसर हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, दोनों के विरुद्ध जारी हो जाएगा, जबकि जो आपका प्रतिषेध होगा, रोकने वाला या उत्प्रेषण रिट होगी, वह न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध ही होगा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा अलग चीज़ है। शाब्दिक अर्थ है किसी के प्रति वारंट द्वारा किसी न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में अपने पद के दावों की जांच के लिए जारी किया जाता है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय में अवैध अधिकार को रोकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी सीमा से बाहर जब कार्य करता है
तो ये उसके लिए ये बार पूछा जाता है कि किस अधिकार से आप यहाँ कार्य कर रहे हो। लेकिन जो मंत्री कार्यालय है, जो निजी कार्यालय है, उनके खिलाफ नहीं जारी किया सकता, उन्हें मल्टीपल वर्क देते हैं ना वो, ये तो इसके लिए नहीं। बाकी अधिकार क्षेत्र से बाहर जो मंत्रित्व कार्यालय होते हैं वो जा सकते हैं। आगे आपका मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, केवल जो हमारे 11 मूल कर्तव्य उनको पढ़ लेना है, और 21 कमेटी के आधार पर थी, और कौन कौन से ये हैं उन्हें ध्यान से पढ़ लेना बस। मूल कर्तव्य 4A में दिया गया है। अनुच्छेद 51 काम एवं 11 मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया। शुरू में ये 10 थे। स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसे 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता संरक्षक स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। यही जो है 11वां मूल कर्तव्य था। ठीक है, तो और 10 जो है वो देख लेते हैं। संविधान का पालन करें, उस जो आदर्श संस्था राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा है देश की रक्षा का आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। अब महिला के सम्मान के विरुद्ध हो जो भी प्रथाएं उनका विरोध करें। अगला है आपका छठवा, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, परिरक्षण करें। अगला है सातवां, जिसमें दिया गया है कि प्राकृतिक वातावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी या वन्यजीव हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों और सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। और 11वां मैंने बता ही दिया, शिक्षा वाला 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए दिया गया है। आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था, ये रहा ना, सोवियत संघ के संविधान से ये लिया गया था, प्रेरित का होके सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। DPSP है आयरलैंड के संविधान से। यहाँ भी आपको दोनों चीज़ें एक साथ लेकर चलनी है, ताकि आपका जो है जो ये टॉपिक गलत ना हो, मिलान के लिए कई बार पूछा जा सकता है। और ये अमेरिकी संविधान है, जहाँ से हम जो है फंडामेंटल राइट्स को लेते हैं। ये तीनों एक साथ याद रखिए। DPSP आ गया, ऊपर चर्चा चल रही थी ना इसकी, तो ये भाग 4 में दिया गया है। इसी के जो है सब क्लॉज में ही जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया है। DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वर्णन किया गया है। 36 से 51 तक इसके बारे में बताया गया है। यह अपरिवर्तनीय है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और महात्मा गांधी के जो स्वराज, इस पर यह आधारित है। इसमें व्यक्तियों के साथ साथ पशुओं, वनस्पतियों के संरक्षण की बात कही गई है, जो कि विश्व के किसी भी संविधान में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, और DPSP आयरलैंड के संविधान से लिया गया, पहली बात होगी। 36 में परिभाषा दी गई है राज्य की, जो आर्टिकल 12 में दी गई है वही। 37 में इसमें जो भी भाग जो है लागू करने की बात कही गई है, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना। 38 में राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। 39 में राज्य जो है अनुसरणीय जो नीति तत्व होंगे उसके बारे में बताया गया है। 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता बात कही गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है, कई बार आया हुआ ये। अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार राज्य प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रबंध, जो राज्य जो है मटेरियल बेनिफिट देता है
और जो काम की मानोचित दशाओं की व्यवस्था करना पड़ता है कंपनियों में, तो ये सारा एक डीपीएसपी के अंतर्गत ही है। अनुच्छेद 46 में कर्मकारों के लिए निर्वाह की मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी है आर्टिकल 46 के अंतर्गत। 43A में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, उद्योगों की जो मैनेजमेंट होगा उसमें कर्मकार भाग लेंगे, कैसे लेंगे? ट्रेड यूनियन के थ्रू। ये दिया गया है। आर्टिकल 44 में दिया गया नागरिकों के लिए कॉमन सिविल कोड CCC, समान सिविल संहिता। आर्टिकल 45 में दिया गया है कि बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगी सरकार। आर्टिकल 46 में दिया गया है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी जो हित होंगे उनके वृद्धि का काम सरकार करेगी। 47 में दिया गया है पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य। 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। 48A में पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और अन्य जीवों की रक्षा जो है इनके बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में राज्य प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक होंगे, जो वस्तुएं उनका संरक्षण करना। आर्टिकल 50 है पावर ऑफ सेपरेशन से संबंधित, जहाँ पे कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग होगी उसके बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 51 है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं डीपीएसपी में दी गई हैं। डीपीएसपी एक जो है कर्तव्य है, ना कि कोई प्रतिबंध है राज्यों के ऊपर। राज्य अपने नियम बनाने के लिए डीपीएसपी को देखते हैं या देख सकते हैं, और इस जो योजनाएं बनाई जाती हैं इसी बेस पे बनाई जाती हैं। सोशल स्कीम्स बनाई जाती हैं डीपीएसपी बेस पे बनाई जाती हैं, तो राज्य इसी बेस पे बनाता है सारा कुछ। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के अन्य भागों में उल्लिखित निरीक्षक तत्व, जैसे आर्टिकल 335, इसमें संघ और राज्य के कार्यों संबंधित सेवाओं के अधीन पदों की नियुक्ति में SC और ST के दावों का प्रशासन और दक्षता बनाए रखने की संपत्ति के अनुसार ध्यान रखना चाहिए। संगति के अनुसार ये जो है SC ST के बारे में देखना है आपको। आर्टिकल 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को प्राथमिक स्तर की मातृभाषा शिक्षा सुविधाएं। आर्टिकल 351 में दिया गया हिंदी भाषा के विकास हेतु जो है कार्य करना। ठीक है, ये डीपीएसपी के अलावा भी आपके डीपीएसपी जैसे पावर रखते हैं। तो इसके साथ में ये बेसिक फैक्ट वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। तो अगले भाग में हम केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका को देखेंगे। तो देखते रहिए सक्सेस पाथ ऑनलाइन को, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।